हेलो स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस 2023 के अंदर जो जीएस पेपर 1 है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए उनको एक बार हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस रोल है हमारे एंशंट इंडिया के डेवलपमेंट में। तो आप देखिए कि हमारा जो एंशंट हिस्ट्री है उसका ये क्वेश्चन है। एंशंट हिस्ट्री के जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं उसी के अंदर इसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि हमारा एंशंट इंडिया का अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप देखिए लोथल का जो डेवलपमेंट है उसके बिहाइंड में एक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है। चाहे हमारा जो भीमबेटका के अंदर जो केव्स हैं जो उस समय में जो ह्यूमन बीइंग को हेल्प किया करती थी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में। और आप हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रिवर का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ने रोल प्ले किया है। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हिमालयाज हैं, सदर्न पार्ट के अंदर आप देखिए कि पेनिनसुलर इंडिया है जो कम्प्लीटली इंडियन ओशन से यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो दीज ऑल काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स उन्हीं के द्वारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है एंशंट इंडिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक बार मेडिवल इंडिया से रिलेटेड मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था। ऐसा ही ज्योग्राफिकल फैक्टर के रिगार्डिंग में 2015 की मेंस के अंदर में क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि जो मैक्सिमम बैटल है वो पानीपत के आसपास के रीजन के अंदर ही क्यों लड़ी गई। आप देखिए कि बैटल ऑफ तराइन है 1191 एंड 92 के अंदर में 1191 92 के अंदर बैटल ऑफ तराइन है। इसके अलावा बैटल ऑफ करनाल है, 3 बैटल पानीपत की हैं। तो मैक्सिमम लड़ाई इसी रीजन के अंदर क्यों लड़ी गई, क्योंकि यही एक ऐसा रीजन है जहां से बाहर के जो इन्वेजन वाले जो लोग हैं वो आए हैं। जब तक कि मैरी टाइम का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था, जो बोट है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको मेंशन करने हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन ऑफ पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मेंस के अंदर कंटिन्यूस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशन है नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में जो आइडियाज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जो बेसिकली आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 8th क्लास के आप एनसीईआरटी के अंदर जाके रीड करोगे तो उसके अंदर भी इसको मेंशन किया गया है। आप देखें कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में उनके द्वारा जो शांति निकेतन है जो शांति निकेतन है उसका डेवलपमेंट किया गया था। शांति निकेतन का हमारे जो बापू हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया करते थे कि कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा राम राज्य का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें कि नेशन का जो आत्मनिर्भर भारत है जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको भी वो प्रमोट किया करते थे। जो उन्होंने अपना हिंद स्वराज के अंदर में कि यहाँ पे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो होना चाहिए तो वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। तो एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से अगर आपने रीड किया है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ, आप देखिए कि रेलवे का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, मेजर कारण क्या है बिहाइंड में। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश पावर्स है उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होना मेन कारण है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको वो बेच सकें और रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर सकें। बट उसकी वजह से जो कॉलोनी हुआ करती थी उसके अंदर भी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए हैं, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट देखने के लिए मिले हैं। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही देखें, क्वेश्चन आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। बट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, आप देखिए कि एक हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो बंगाल के अंदर एक और गुजरात के अंदर रहा करते थे। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो भी डेवलपमेंट हुआ रेलवे की वजह से। इसी के बाद में हमें पता लगा कि कैसे रेलवे के द्वारा ही हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं एक एरिया के पॉलिटिकल लीडर को दूसरे एरिया के अंदर में। जैसे हमारे बंगाल से जो हमारे बिपिन चंद्र पाल हैं वो रहा करते थे। अगर हम बात करें कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है इसके अंदर में महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के रीजन से रहा करते थे। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं जो मिलिटेंट नेशनलिज्म को प्रमोट किया करते थे, उनके द्वारा आज़ादी लेने की कोशिश किया करते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट का भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि इसी के थ्रू अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होगा। और इसी के थ्रू आप देखिए कि हमारे जो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं जिसमें दादा भाई नौरोजी हैं, आरसी दत्त हैं, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इस रेलवे के थ्रू जब इंटरेक्शन करेंगे लोगों से तो वो बता पाएंगे कि कैसे यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो इस तरीके के आपको जो फैक्टर्स हैं वो बताने हैं
कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट हुए, लोग वहाँ पे मिले कॉलोनी के अंदर में। नेक्स्ट वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हुआ, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉलोनियल अथॉरिटी हुआ करते थे, उनके प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे कॉलोनी के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेंशन किया गया है न्यूज़पेपर्स के अंदर में कंटिन्यूअस, कि क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होगा ट्रॉपिकल कंट्रीज के ऊपर में। तो आप देखिए कि मैक्सिमम जो इफेक्ट है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर में होगा, और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ही आपको जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जिसमें स्मॉल आइलैंड के जो कंट्री हैं, स्मॉल आइलैंड वाले जो कंट्रीज हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। सी लेवल का इसके अंदर राइज होना हो, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, चाहे इसके अंदर कंटिन्यूस हीट का हो वेदर इवेंट्स, या अगर आपको जो फॉरेस्ट फायर है, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। तो कंटिन्यूस न्यूज़पेपर्स के अंदर ये मेंशन किए जाते हैं। आपको यहाँ पे एडिटोरियल्स को अच्छे से रीड करने की ज़रूरत है, कि कोई भी इस तरीके का एडिटोरियल आए तो उसको अच्छे से रीड किया कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग में जो क्राइसिस है और अवेलेबिलिटी के एक्सेस के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे कंपटीशन है, उसी की बात की गई है। कि आप देखिए कि वाटर की डिमांड तो इंडिया के अंदर भी है, कावेरी वाटर कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर होता है, कोई ना कोई वाटर का जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगी। और वर्ल्ड के अंदर भी सेम है कि पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टू मच होना, वहाँ भी वाटर की डिमांड है। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ भी वाटर की डिमांड है। तो इस वाटर की डिमांड को कैसे यहाँ पे डील करना है, इसके रिगार्डिंग में आप साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, उसने अपनी जो वाटर क्राइसिस को किस तरीके से डील किया, तो उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। आप यहाँ पे बता सकते हो स्टूडेंट्स कैसे हमारे यहाँ पे जो एंशिएंट प्रैक्टिस है वाटर की, जिसके थ्रू उनका रिवाइवल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें सिटीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जो सिटी के अंदर जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो रिचार्ज का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ आपके वाटर के रिगार्डिंग में आपको एक्सप्लेन करना है, और ये काफ़ी कॉमन है स्टूडेंट्स, एडिटोरियल्स के अंदर काफ़ी बार इसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फियार्ड्स के डेवलपमेंट की बात की गई है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपको हायर एल्टीट्यूड के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फियार्ड्स आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, इसके अलावा अलास्का है, नॉर्वे है, इन सब रीजन्स के अंदर में जो फियार्ड्स है उनका डेवलपमेंट होता है। आइस, जो हमारा आइस एज है, उससे रिलेटेड है कि कैसे ग्लेशियर्स के थ्रू इनका जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ। तो कम्प्लीटली एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन सर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल भी ज्योग्राफी के अंदर। काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस, जैसे वोल्कनों का क्वेश्चन था पिछले साल। कंपैरिजन और पर्सनैलिटी के अंदर हमने देखा कि लास्ट 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं था। इस साल देखिए कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे सिलेबस के अंदर, आपको प्रिपेयर होना है लास्ट 10 ईयर के अंदर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग में, और एडिटोरियल्स को काफ़ी अच्छे से रीड करना है न्यूज़पेपर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स की, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको भोजपुर के रीजन के अंदर में पूर्वैया क्यों कहा जाता है, उसके बिहाइंड के रीजन पूछे गए हैं। तो आप देखें कि भोजपुर यहाँ पे सिचुएटेड है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मानसून है, यहाँ पे जो अराकन हिल्स हैं, जो अराकन हिल्स जो मानसून को डिफ्लेक्ट करती हैं, और ये फिर वापस में जो ईस्टर्न साइड में यहाँ पे मूव करेगा, वेस्टर्न साइड में बेसिकली वहाँ पे लोगों को लगेगा कि ईस्टर्न साइड से जो वो हवा है वो आ रही है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इस एंशिएंट जो विंड सिस्टम है, इसका कल्चरल इथोस के ऊपर में क्या इफेक्ट हुआ इस रीजन के अंदर में। तो आप देख सकते हो कि इस रीजन के अंदर बेसिकली मानसून से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे इवेंट है कल्चरल के पर्सपेक्टिव में, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल हैं वो मनाए जाते हैं इसी मानसून सीजन के अंदर में। आप स्पेशल वहाँ का जो डांस है उन सभी को बता सकते हो कि क्या कल्चरल इथोज हैं, क्या ऐसे कोई सॉन्ग्स लिखे गए हैं, या लिटरेचर का ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ है इस ईस्टर्न यहाँ पे विंड्स की वजह से, ईस्टर्लीज की वजह से इस भोजपुर के रीजन के अंदर में, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो काफ़ी अनप्रेसिडेंट क्वेश्चन था यूपीएससी में, यू जो आपको अनप्रेडिक्टेबल देखने के लिए मिलता है, तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है कि भोजपुर का रीजन कहाँ है, इसको पूर्वैया क्यों कहा जाता है, आपको लिटिल बिट सोचना है कि जो अराकन हिल्स हैं, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है, जैसे वो हमारी मानसून विंड्स को यहाँ पे डिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि मैरिज इंस्टीट्यूशन कैसे अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पे लॉस्ट कर रहा है मॉडर्न टाइम के अंदर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे आपको जो सोसाइटी से रिलेटेड जो एडिटोरियल हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सोसाइटी का ये क्वेश्चन है
कि प्रेजेंट समय में आप देखिए प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं टू मच। यहाँ पे जो जॉब है, आपका जो प्रोफेशनल सेक्टर है, उसकी वजह से हम हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे डैमेज कर रहे हैं। और डैमेज करने का यह इफेक्ट है वो आपको मैरिज के ऊपर में, आपको फैमिली के ऊपर इफेक्ट के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैरिज का एज ए जो इंडिया के अंदर एक संस्कार के रूप में जिसको देखा जाता था, उसकी वैल्यू कैसे लॉस्ट हो रही है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि टू मच न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली का होना, टू मच कंपटीशन का होना, प्रोफेशनलिज्म का टू मच इंक्रीज होना, उसकी वजह से मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे डैमेज है वो स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड ही है कि यंग वुमेन का मैक्स जो सुसाइड्स हैं वो क्यों इंक्रीज हुए हैं, तो सोसाइटी का क्वेश्चन है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आप आज का जो एज है, प्रेजेंटली जो एज है वो कंपटीशन की एज है। कंपटीशन की एज के अंदर में यंग वुमेन्स का यहाँ पे कई सारे ऐसे क्राइम हैं, जैसे कि साइबर उनका बुलिंग होना, साइबर बुलिंग है। सोसाइटल आपको प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा, सोसाइटल प्रेशर है इसके अंदर में। सोसाइटल बुली भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा वर्क प्लेस के ऊपर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आप यहाँ पे कोट करोगे कि इस तरह वजह से जो सुसाइड है वो इंक्रीज हुए हैं। टू मच प्रेशर होना, आइसोलेट होना, टू मच कंपटीशन या प्रोफेशनलिज्म को अचीव करने के लिए जो आइसोलेशंस हम यहाँ पे अचीव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल माइंड सेट है वो इफेक्ट होता है। और इसके अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ का भी प्रॉपर वे में ध्यान ना रखना एक कारण है इस तरीके के जो सुसाइड है उनका इंक्रीज होने के बिहाइंड में। नेक्स्ट भी यहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड ही जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चाइल्ड कर्लिंग है बेसिकली प्रेजेंट समय में मोबाइल फ़ोन की वजह से रिप्लेस हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ चिल्ड्रंस के ऊपर में। तो चिल्ड्रंस ये कोविड-19 के समय भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो एडिटोरियल्स हैं वो आए थे कि किस तरीके से जो डिजिटल एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन है वो इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से बच्चों की हेल्थ के ऊपर में जैसे आई साइट का कमज़ोर होना, उनका यहाँ पे प्रॉपर सोशलाइजेशन ना होने की वजह से उनके पास यहाँ पे टू मच डाइवर्सिटी ना होना, टू मच यहाँ पे नॉलेज ना होना, और कम्प्लीटली मोबाइल को ही यहाँ पे जो अपनी एज ए सोसाइटी के रूप में रिप्लेस करना काफ़ी बड़ा डिफ़िकल्ट एक काम है। इसका आपको हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ओबेसिटी का इंक्रीज होना। इंडिया के अंदर वैसे भी ओबेसिटी वाले जो चिल्ड्रंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रॉपर आप अगर खेल कूद नहीं करोगे, प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं करोगे, तो इस समय आपका जो सोशियो इकोनॉमिक सोशियो माइंडसेट का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी ये इफेक्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोबाइल के जो इफेक्ट हैं वो आपको 10 नंबर के मार्क्स के अंदर में 150 वर्ड्स के अंदर में लिखने हैं। तो बेसिकली आप बताओगे कि मॉडर्निज्म का एरा है जिसके अंदर मोबाइल का यूज़ स्पेशली कोविड-19 के समय इंक्रीज हुआ। सोशलिज्म के ऊपर इफेक्ट है कि क्योंकि इसकी वजह से टू मच आइसोलेशन है, चिल्ड्रंस भी जो पेरेंट्स है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने, वो खुद भी फ़ोन के अंदर बिजी हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स के ऊपर कोट कर सकते हो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, या अब यहाँ पे आपके जो 250 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है, तो आपको जो 10 क्वेश्चन है वो आपको 150 के अंदर देने हैं, और जो 10 क्वेश्चन है वो आपको 250 के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि हमारी जो वैदिक सोसाइटी है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर थे, और रिलीजन, उसका जो रिलीजन है, रिलीजन का प्रेजेंट समय में क्या वो प्रिवेलिंग है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वैदिक सोसाइटी है उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे कि एक तो वर्णा सिस्टम हुआ करता था उस सोसाइटी के अंदर में, जो स्टिल हमारे यहाँ पे कंटेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है। जो कास्टिज्म है, वर्णा सिस्टम का एक एक्सटेंड है जो कास्टिज्म के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कास्टिज्म भी आप प्रेजेंट समय में प्रिवेलिंग है हमारे सोसाइटी के फीचर के रूप में। अगर हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखें कि वहाँ पे यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, वहाँ पे जो सूर्य है, जो इंद्र हैं, उनकी पूजा की जाती थी, वो आज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है सोसाइटी के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि लेटर वैदिक फेज के अंदर में जैसे वहाँ पे इंद्र एंड सूर्य की जो पूजा है उसको रिप्लेस किया गया, वहाँ पे जो विष्णु है, विष्णु की पूजा के साथ रिप्लेस किया गया लेटर वैदिक फेज के अंदर में। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि वो प्रेजेंट समय भी यहाँ पे जो कंटेक्स्ट में जो प्रिविलेंट है सोसाइटी के अंदर में, तो रिलीजन के पर्सपेक्टिव में, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में आप फैमिली एज ए फंडामेंटल यूनिट हुआ करती थी, डोरी उस समय प्रिविलेंट में हुआ करती थी, जो डोरी आपको आज भी देखने के लिए मिलती है। इवन काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो ऐसे बहुत अच्छा लिखेंगे, डोरी के ऊपर अगेंस्ट में आंसर्स लिखेंगे, और नेक्स्ट ईयर ही वो आप देखिए कि सिलेक्शन के बाद में जो डोरी है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में या इम्प्लीमेंट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रैक्टिस हैं वो जो प्रेजेंट प्रिविलेजिंग है प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर भी उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे सल्तनत के पीरियड के बारे में पूछा गया कि ऐसे क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे। तो आप देखिए कि सल्तनत का पीरियड आपको पता होना चाहिए कि 1206 के अंदर जब स्लेव डायनेस्टी का समय आता है और 1526 में जब यहाँ पे बाबर यहाँ पे आएंगे तो ये समय सल्तनत का पीरियड है। 5 डायनेस्टी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के अंदर में, अगर हम बात करें वॉरफेयर की टेक्निक के रूप में, तो जो गन पाउडर है, जो गन पाउडर है बाबर के आने से पहले इंडिया में आ चुका था। एक बार यूपीएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था कि बाबर के आने से पहले क्या गन पाउडर आ चुका था। तो आप देखिए कि विजयनगर के समय में हुआ करता था गन पाउडर। तो गन पाउडर का यहाँ पे इंक्रीज हुआ वॉरफेयर टेक्निक के अंदर में। टेक्नोलॉजी की अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव में भी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हुई है। आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव में भी आप बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में, एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सिकंदर लोदी हुआ करते थे, उनके समय जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर को मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि कैसे उसको नापना है, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा इस सल्तनत के पीरियड के अंदर ही। बलबन के समय में जो स्पाई सिस्टम हुआ करता था, कैनाल इरिगेशन जो भी एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में, उनको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे, उनके द्वारा किस तरीके से कैनाल इरिगेशन को प्रमोट किया गया। तो वो सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था उस समय में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि कॉलोनियल एरा के समय में जो ट्राइबल्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, उसका रिस्पॉन्स कैसे हुआ। ये क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर है, पिछले 1 साल से काफ़ी बार हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने ट्राइबल्स के रोल को मेंशन किया था। बट आप देखिए कि इस साल यूपीएससी मेंस के अंदर पूछा गया, तो आप ट्राइबल्स का रोल आप देखिए। ट्राइबल्स का रोल के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनकी ज़मीन ले ली गई, उनको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, उनके जो रिलीजन के अंदर इंटरफेयर किया गया, उनकी जो भी प्रैक्टिस हुआ करती थी उसके रिस्पॉन्स के अंदर में काफ़ी सारे जो मूवमेंट है, जिसके अंदर प्री 1857 आपको संताल देखने के लिए मिलेगा। संताल के बाद में अगर हम बात करें हो है, मुंडा है, ऐसे काफ़ी सारे जो ट्राइबल मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग पार्ट्स के अंदर होंगे इवन ट्राइबल मूवमेंट। तो आप देखिए कि ट्राइबल मूवमेंट के रिगार्डिंग में ही एक गोविंद गुरु हुआ करते थे जिन्होंने संप सभा बनाई थी। तो वो भी न्यूज़ के अंदर में थे। लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर वहाँ विजिट भी किए थे, जिसके अंदर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए थे बेसिकली उस जगह पे। तो ट्राइबल्स के रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेस्पॉन्स के बारे में, इन मूवमेंट्स के बारे में लिखना। संतान है, हो है, मुंडा है, ये अलग अलग जो आपको रिवोल्ट हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे कोस्टल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको पहले तो हमारी जो 75-16 जो किलोमीटर का जो कोस्टल लाइन है वो पता होनी चाहिए। उसके इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आप क्या इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं आप देखिए कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो आप लिख सकते हो कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। टाइडल एनर्जी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे कोस्टल एरिया का, जो आप टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे जो कोस्टल एरिया के अंदर काफ़ी सारे जो यहाँ पे जो सी फूड है, ऐसे काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स के अंदर तो आप मोनोजाइट सैंड है, एम सैंड जो है, मोनोजाइट सैंड, वो सब लिखोगे। तो इंडिया की कोस्ट लाइन का जो रिसोर्सेज का पोटेंशियल है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो नेचुरल हजार्ड है उनके प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने क्या किया है। तो आप देखिए कि नेचुरल हजार्ड्स हैं, कोई भी नेचुरल हजार्ड होता है तो हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी वार्निंग की सिचुएशन के अंदर में, जिसके अंदर आपको जो सुनामी है वो देखने के लिए मिलेगी। रिसेंटली एग्जाम्पल है कि बीपर जोई का जब यहाँ पे आया तो बीपर जोई के अंदर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से ही है। हमारा जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो प्लान है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट जो प्लान है 2015 से लेकर 2010 से लेकर 15 का, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के द्वारा इन हैजार्ड्स का प्रिपेयर्डनेस किया गया है इस एरिया के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर डाइवर्सिटी क्यों है। तो आपको जोग्राफिकल रीजन और क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ पे वेजिटेशन के अंदर टू मच डाइवर्सिटी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्वेश्चन है कि रेन वाटर जो रेन फॉरेस्ट का एरिया है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो डेवलपमेंट है, सिग्निफिकेंस है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो आप
वो आप हमारा जो अंडमान निकोबार है, जो बेसिकली रेन फॉरेस्ट का एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके रूप में एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके साथ में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके फेल के रिगार्डिंग में पूछा गया कि क्यों यहाँ पे जो की पेस है वो नहीं रख पाया ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। तो ऐसे काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आप पे आते हैं, आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, दोनों का बैलेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है पोस्ट इंडिपेंडेंस का ये क्वेश्चन है जो आपको GS1 के सिलेबस का पार्ट देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हम यहाँ पे जो फूड सेक्टर के अंदर एक इम्पोर्टर हुआ करते थे, जो PL480 है उसके ऊपर अब हम डिपेंड हुआ करते थे, और कैसे हमने इस सेक्टर के अंदर जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको अचीव की है। तो हमारे जो 5 ईयर प्लान है उसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। MS स्वामीनाथन की जो लीडरशिप में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट की, जिसके अंदर हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो किसानों को फ्री में प्रोवाइड किया, उनको MSME दी गई, उनको यहाँ पे बेसिकली उनका प्रोक्योरमेंट किया गया। उसी की वजह से हम वर्ल्ड के अंदर में जो नेट फूड एक्सपोर्टर के रूप में हमारी जो स्थिति है वो हमने सिक्योर की है, जिसके अंदर आप देखिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू काफ़ी सारा जो फूड है, जो ग्रेन्स हैं, वो हम इंडिया के अंदर भी अवेलेबल कराते हैं हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको। तो ये एक इंडिया की सक्सेसफुल स्टोरी है कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कैसे हमारा जो फूड एक्सपोर्टर का जो स्टेटस है उसको अचीव किया है, उसके बिहाइंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन एंड इट्स रेमेडीज एक सिलेबस का ही पार्ट है, तो उसके अंदर पूछा गया कि पुअर लोग यहाँ पे कैसे मार्जिनल हैं, कैसे सेग्रीगेटेड हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसके बिहाइंड में काफ़ी सारे ऐसे रीजन है स्टूडेंट्स, प्रॉपर एजुकेशन का ना होना, एम्प्लॉयमेंट का ना होना, इसके अंदर काफ़ी सारे बार ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाएगा। क्या इस बार पुअर मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर में, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो PVTG के जो लोग हैं, या जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो टू मच अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन एरिया के अंदर आ गए हैं, बट प्रेजेंट समय में जो इंक्लूसिवनेस है वो उनके अंदर नहीं आ पाई, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। तो सेग्रीगेशन क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं, प्रॉपर एजुकेशन का ना होना, प्रॉपर वर्क सिस्टम में ना आना, प्रॉपर स्किल ना होना, ऐसे कुछ कारण है वो आपको बताने होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाए गए हैं पुअर मेंस को इन एरिया के अंदर ऐड करने के रिगार्डिंग में, जैसे कोविड-19 के समय भी एक स्कीम चली थी कि इनको जो 10,000 है उसका लोन दिया जाएगा पुअर पीपल्स को उस समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द कास्ट आइडेंटिटी के बारे में है कि कास्ट आइडेंटिटी क्या स्टैटिक है या फ्लूइड है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको विद इन द कोई कास्ट, जैसे कोई भी सोशल कम्युनिटी है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जो किसी भी सोशल कम्युनिटी के अंदर जो हायर स्टेटा के अंदर हैं, जो लेवल के ऊपर हैं, जो बेसिकली एजुकेशन या हायर पोस्ट के ऊपर हैं, उन लोगों के लिए ये जो कास्ट आइडेंटिटी है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होगी। उन लोगों के लिए हमेशा जो कास्ट आइडेंटिटी है वो फ्लूइड होगी। बट अगर हम बात करें लोअर पार्ट ऑफ स्टेटा, किसी भी कम्युनिटी का आप देख लीजिए, कोई भी सोसाइटी या कास्ट का कम्युनिटी आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी है, जो एजुकेशन में कम है, रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनके लिए आज भी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो कम्प्लीटली स्टैटिक है। तो ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना था कि क्यों यहाँ पे जो कास्ट आइडेंटिटी है वो फ्लूइड है। और इकोनॉमिक्स के साथ ही, जैसे ही इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक आपका अपग्रेडेशन होता है, अच्छी आप जॉब और एम्प्लॉयमेंट, अच्छे एजुकेशन को आप अचीव करते हो, तो आपके लिए जो कास्ट आइडेंटिटी है जस्ट एज ए नेम सेक के लिए वो एज ए फ्लूइड आपका स्टेटस है वो आप अचीव करते हो। दिस इज ऑल अबाउट द कास्ट आइडेंटिटी, जो आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडिया कैसे डाइवर्स है, कैसे कास्ट में डिवाइड है, फ्लूइड स्टैटिक दोनों को आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिबरलिज्म है उसके बारे में बात की कि आफ्टर द लिबरलिज्म बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, जिसमें टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट भी है, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो पोस्ट लिबरलिज्म के अंदर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, बट उसकी वजह से कुछ एथनिक आइडेंटिटी या जो कम्युनलिज्म है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कम्युनलिज्म इसके बिहाइंड का रीजन है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना होना, किसी भी सोसाइटी के अंदर में
प्रॉपर वे में सभी लोगों को अगर एजुकेशन नहीं मिलती है तो कुछ लोगों के लिए दोनों क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही लाइन पे रहेंगे कि कुछ लोगों को अगर प्रॉपर वे में इंक्लूसिव नहीं हुआ, प्रॉपर वे में एम्प्लॉयमेंट उनके पास में नहीं आया, तो वो कम्युनलिज्म के लिए या स्टैटिक आइडेंटिटी जो यहाँ पे कास्ट की जो हम बताने वाले हैं उसके लिए वो चले जाते हैं, जिसके अंदर आप हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी सेक्शन के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हो कि जो 2007 के समय 2007 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर बताया गया कि कैसे हमारे यहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसके पुअर रहने के बिहाइंड के कारण क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रॉपर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट का ना होना, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना मिलना, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं। तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे GS1 पेपर के, जिसमें आपको यहाँ पे देखने हैं हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, क्या आपका जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होना चाहिए। जो डिटेल एनालिसिस है, जो डिटेल इनका एनालिसिस है वो हम करेंगे पोस्ट मेंस के बाद में, जब मेंस के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में, कि हमको किस तरीके से रीड करना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एडिटोरियल्स को मिस मत कीजिए, न्यूज़पेपर को ज़रूर से रीड कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं यूपीएससी के मेंस के अंदर भी और प्रीलिम्स के अंदर भी, अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलर रीड करोगे ना तो आपको वो वहाँ पे आपको हेल्प ज़रूर से करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये आपको उसमें ज़रूर से हेल्प करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द GS पेपर 1, ऐसे सभी पेपर्स को एनालाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।